नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक चलने वाला है। तो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए अति संभावित सेट लेकर आए हैं हम परीक्षा से पहले। आप लोगों का लक्ष्य है आरआरबी ग्रुप डी 2026। तो आप लोगों की मदद के लिए हम संभावित प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में सीधे मदद कर सकते हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को घोल कर पी लो। पेपर से पहले ही सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो। इस क्लास से आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। सारे क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और अच्छे से तैयार करने की कोशिश करना, ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सको। यदि इस क्लास से क्वेश्चन आते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस ना करो, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन तैयार करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आप लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, आरआरबी ग्रुप डी 2026 की ओर बढ़ो और सारे क्वेश्चन तैयार करते हुए चलो। आज का क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है आयनिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों को इसका जवाब पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताओ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होती है? बहुत कम, सामान्य, बहुत उच्च या शून्य। तो 2 का जो है सही जवाब हो जाता है बहुत ही उच्च होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आयनिक यौगिक के गलनांक का क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? ये होता है बहुत उच्च होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर है आयनिक यौगिक सामान्यतः किस विलायक में घुलनशील होते हैं? ऑप्शन है केरोसिन में, पेट्रोल में, जल में या बेंजीन में। इसका जो सही जवाब हो जाता है आयनिक यौगिक जो है सामान्यतः जल में जो है घुलनशील होते हैं। किसमें? जल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं? ठोस अवस्था में, जलीय विलयन या गलित अवस्था में, अत्यधिक ठंडी अवस्था में, या ये कभी विद्युत का चालन नहीं करते हैं? तो 4 का जो है सही जवाब हो जाता है जलीय विलयन या गलित अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आयनिक यौगिक जो है जलीय विलयन या गलित अवस्था में जो है चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन क्यों नहीं करते? ऑप्शन है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गतिशीलता नहीं होती, क्योंकि वे अधातु से बने होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गतिशीलता नहीं होती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है पृथ्वी से खनिजों में प्राप्त अवांछनीय पदार्थों जैसे मिट्टी, रेत आदि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अयस्क, ऑप्शन बी गैंग, ऑप्शन सी फ्लैक्स और ऑप्शन डी धातु मल। तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गैग कहा जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है और
उसे निकालना लाभकारी होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है अयस्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अयस्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कम अवक्रियाशील धातुओं जैसे मरकरी के सल्फाइड अयस्क को हवा में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भार्जन, निस्तापन, अपचयन, रिडक्शन, विद्युत अपघटन। तो 8 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भार्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रोस्टिंग। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तांबा, लोहा, मरकरी यानी कि पारा, एल्युमिनियम। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है पारा यानी कि मरकरी का होता है। सिनेबार जो होता है ये मरकरी धातु का जो है अयस्क होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सल्फाइड अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन, भार्जन, और ऑप्शन सी हैं प्रगलन, और ऑप्शन डी हैं संक्षारण। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है 10 का ऑप्शन नंबर बी। 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, भार्जन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित हवा या अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 11 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, निस्तापन कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्तापन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जिंक के सल्फाइड अयस्क Zn को जिंक ऑक्साइड में बदलने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? निस्तापन, भार्जन, या विद्युत अपघटन, या अमलगम। तो 12 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भार्जन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को जिंक ऑक्साइड में बदलने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है निस्तापन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, निस्तापन का उपयोग किया जाता है। ZnCO3 को जो है जिंक ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, धातुओं से प्राप्त करने के लिए सामान्यतः किस अपचयक यानी कि रिडक्सिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है? तो 14 का जो सही जवाब हो जाता है वो कार्बन यानी कि कोक का उपयोग किया जाता है, कोयले का। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर है, थार्मिट अपक्रिया। थार्मिट रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड के साथ किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, सोडियम, या जस्ता। तांबा, एल्युमिनियम, सोडियम, या जस्ता। तो 15 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 पे चलेंगे। 16 नंबर है, थार्मिट क्रिया का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है आभूषण बनाने में, रेल की पटरियों और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में, बिजली के तार बनाने में, बर्तन चमकाने में। तो 16 का जो सही जवाब होता है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है 16 का ऑप्शन नंबर बी, रेल की पटरियों को मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में जो है थर्मिट अपक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर, 17 पर। अत्यधिक अपक्रियाशील धातु जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और एल्युमिनियम हो गया, ये कैसी धातु हैं? ये अधिक अपक्रियाशील धातुएं हैं। तो ये किसके द्वारा निष्कर्षित की जाती हैं? कार्बन द्वारा अपचयन से, गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटनीय अपचयन से, केवल भार्जन से, या हाथ से चुनकर। तो जो 17 का सही जवाब हो जाता है, 17 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटनीय अपचयन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध तांबे को क्या बनाया जाता है? तो 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन के अनुसार कैथोड, एनोड, विद्युत अपघटन, या गैग। तो इसका सही जवाब हो जाता है एनोड।
अगला क्वेश्चन है, तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है? एनोड पर, कैथोड पर, बर्तन के नीचे या विलयन के ऊपर? तो 19 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कैथोड पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत अपघटन के दौरान एनोड के नीचे जमा होने वाली घुलनशील अघुलनशील अशुद्धियों को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो 20 का सही जवाब हो जाता है एनोड पंक, यानी कि एनोड मड कहते हैं। 21 नंबर, आयनिक यौगिक के बीच लगने वाले मजबूत आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थितोवैद्युत आकर्षण बल, चुंबकीय बल या नाभिकीय बल? तो 21 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्थिरवैद्युत आकर्षण बल। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का उदाहरण है? तो 22 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक यौगिक का उदाहरण है। 23 नंबर है, सोडियम क्लोराइड NaCl के निर्माण में सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन खोता है, 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन जो है खोता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए जो है 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं और एक चाहिए होता है। ठीक है, 7 होते हैं, एक की कमी होती है तो उसको एक चाहिए होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? ठीक है, कौन से आयन उपस्थित होते हैं? ये जो लिखा हुआ है Mg+ और क्या लिखा हुआ है Cl-। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है और करके। तो इसमें जो होता है Mg कितना होगा, 2+ होगा ना, क्योंकि Cl2 2- होगा तो दोनों को बैलेंस करने के लिए Mg 2+ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? और ये 2Cl- हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी है बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। ठीक है, कौन सा सही है, बी या सी? बी, बी सही है। ठीक है, सी नहीं, बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। देखो यहाँ पर जब बैलेंस करोगे तो ये इस प्रकार से टूटेगा, Mg का 2+ और के बाद यानी कि 2Cl-। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बी सही है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहो। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ।